स्वागत है। आज की कक्षा में हम आपकी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड की 2 कविताएं आपको समझाने जा रही हैं। ये कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गईं। उत्साह और अट नहीं रही है शीर्षक से हैं। आप जानते हैं बच्चों कि आपके सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में आपसे इन पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम इन कविताओं का भावार्थ भी आपको समझाएंगे और इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी आपको समझाएंगे। बच्चों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले आपके सेकंड टर्म के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और निराला जी द्वारा लिखी गई सबसे पहली कविता, जो उत्साह शीर्षक से आपकी पाठ्यपुस्तक में दी गई है, उसको समझना शुरू करते हैं। कविता इस तरह से है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, फिर भर दो बादल गरजो। तो कवि जो है इन पंक्तियों में बादल से प्रार्थना कर रहा है कि हे बादल, तुम गरजो। क्यों गरजो? घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, तुम आसमान में घोर गर्जना करते हुए बरसो। गरजो, जिससे इस पृथ्वी पर जल जो है वो बरस सके। जब बादल घिर कर आते हैं, गर्जना करते हैं, तो पृथ्वी के ऊपर जल बरसता है और उस जल से ही ये सारी पृथ्वी हरी भरी और तृप्त होती है। बादलों के विशेषण बताए हैं, कैसे हैं? ललित ललित काले घुंघराले, तुम काले घुंघराले बालों के समान सुंदर प्रतीत हो रहे हो। बाल कल्पना कैसे पाले, और तुम बच्चों की कल्पनाओं के से पाले हुए लग रहे हो। विद्युत छवि उर्मे, तुम्हारे हृदय में क्या है? बिजली छिपी हुई है। और तुम किसके समान हो? कवि नवजीवन वाले, तुम उस कवि के समान हो जो अपनी कल्पना से, अपनी लेखनी से लोगों को नवजीवन देता है। उसी तरह से बादलों, तुम भी बरसकर इस पृथ्वी के लोगों को जीवन प्रदान करते हो। फिर भर दो बादल गरजो, तो जैसे बादल क्रांति लाने वाले होते हैं, वैसे ही कवि की जो लेखनी है वो भी क्रांति वाली लाने वाली होती है। तो तुम गरजो और इस पृथ्वी पर बरस कर सारी पृथ्वी को नया जीवन प्रदान करो। अब बच्चों, इस तरह से आपको वहाँ पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पर कुछ प्रश्न आधारित दिए जाएंगे, जिनके उत्तर आपको पैराग्राफ को पढ़कर स्वयं लिखने होंगे। तो यहाँ आपने पैराग्राफ का भावार्थ समझा। अब हम इस पर आधारित प्रश्न समझते हैं। कवि किसे गरजने के लिए कह रहा है और क्यों? तो कवि बादलों को गरजने के लिए कह रहा है। और वो क्यों कह रहा है? वह बादलों के माध्यम से वातावरण में जोश, उत्साह और क्रांति लाना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कवि आकाश में घिर आए बादलों को देखकर क्या कल्पना करता है? तो कवि आकाश में घिर आए बादलों को देखकर उनमें काले सुंदर घुंघराले बालों की कल्पना करता है। आकाश में घिरे बादल उसे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वो किसी बच्चे के काले घुंघराले बाल हों। रूप, रंग और आकार की समानता के कारण बादलों की कल्पना उसने काले घुंघराले बालों से की है। अगला प्रश्न है, कवितांश में विद्युत छवि उर में से क्या तात्पर्य है? बेटा, विद्युत कहते हैं बिजली को, तो उर कहते हैं हृदय को। विद्युत छवि उर से तात्पर्य है कि जैसे बादलों के भीतर बिजली कौंधती है, बिजली गरजती है, छिपी रहती है, तो इसका अर्थ ये है कि जैसे बादलों में कड़क और शक्ति होती है, वैसे कवि की कल्पना में भी बिजली के समान शक्ति होती है। वो अपनी कलम से, अपनी रचनाओं से समाज में क्रांति ला सकता है और इसी बात का आह्वान कवि ने यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न है, बादल को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो बादल को एक तेजस्वी कवि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे कवि ऊपर से तो बड़ा कोमल प्रतीत होता है,
लेकिन क्रांति का सूत्रपात, क्रांति की शुरुआत करना उसकी रचनाओं के द्वारा हो जाता है। उसकी रचनाएं इतनी प्रभावशाली होती हैं कि वो समाज में क्रांति ला सकती हैं। तो यहाँ पर कवि बादल को एक कवि के रूप में देख रहा है। अगला इसी कविता का पैराग्राफ है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल, विकल का अर्थ है व्याकुल। उन्मन थे उन्मन, उन्मन मतलब बेचैन थे। इस सारे संसार के जो लोग हैं वो गर्मी से कैसे थे, व्याकुल और बेचैन थे। सब तपन से पीड़ित थे, प्यास से पीड़ित थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अनंत मतलब जिसका अंत ना पाया जा सके। तो किसी अज्ञात दिशा से आसमान में ये अनंत के घन, ये बादल आए हैं। किस लिए आए हैं? तप्त धरा, जलती हुई पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो, तुम अपने जल से शीतल कर दो बादल गरजो, बादलो तुम गरजो। तो यहाँ पर कवि बादल को गरजने के लिए कह रहा है और सारे विश्व की गर्मी के बारे में बात कर रहा है। गर्मी मतलब सारे विश्व के लोग जो हैं वो तपन से पीड़ित हैं और आशा भरी निगाहों से बादलों की तरफ देख रहे हैं। और बादल कैसे हैं? यहाँ क्रांति के प्रतीक हैं, जो दुखी पीड़ित लोगों की पीड़ा को दूर कर सकते हैं, बरस सकते हैं और पीड़ित जनों की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अब बच्चों, इन पंक्तियों पर आधारित हम प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कौन विकल और उन्मन थे और क्यों? तो कवि कहता है, पानी ना बरसने के कारण चारों तरफ बेचैनी थी। विश्व के सभी प्राणी व्याकुल और अनमने थे। वे भीषण की गर्मी की तपन के कारण दुखी थे। दूसरा प्रश्न है, कवि ने बादलों को अनंत के घन क्यों कहा है? तो कवि ने बादलों के लिए अनंत के घन शब्द का प्रयोग किया है। दो अर्थ हैं। पहला तो आकाश जो है वो अंतहीन है और दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है अनंत शब्द यहाँ पर कवि ने ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया हो और ईश्वर ने ही इन बादलों को बनाया है। ये अज्ञात दिशा से आए हुए बताए जा रहे हैं। कवि बादल से क्या प्रार्थना कर रहा है और क्यों? तो कवि बादल से प्रार्थना कर रहा है कि इस गर्मी से तपती हुई धरती पर ये बादल बरसें, इसे शीतल कर दें और इससे लोगों का जीवन मंगलकारी हो जाएगा और उनके कष्ट जो है वो दूर भाग जाएंगे। इस काव्यांश में निहित अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो जो ये काव्यांश है, कविता का अंश है, इसमें जो कवि है वो बादलों को क्रांति का अग्रदूत मान रहा है। वो कह रहा है जिस प्रकार बादल गर्मी से व्याकुल लोगों को और तपती हुई धरती की प्यास को बुझाते हैं, इसी प्रकार कवि जो है वो क्रांति करके अपनी रचनाओं से समाज में जो अन्याय हो रहा है, जो लोगों का शोषण हो रहा है, उसे मुक्त समाज को कर सकता है। उसकी कलम जो है वो क्रांति लाने का काम कर सकती है। तो ये तो हो गई पहली कविता, उत्साह। अब इनके द्वारा लिखी गई दूसरी कविता है, अट नहीं रही है। तो इस कविता में कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है, फागुन मास का वर्णन किया है कि सर्दी के समाप्त हो जाने पर जब ऋतु परिवर्तन होता है और वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो वो कह रही हैं, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ मैं तो हट नहीं रही है। अटने का अर्थ है बेटा समाना। जब कोई चीज़ कहीं समा नहीं रही हो तो मतलब अट नहीं रही है। तो कवि यहाँ फागुन की आभा का वर्णन कर रहा है कि फागुन की जो आभा है, जो प्रकृति रंग बिरंगी हो गई है, तरह तरह के फूल खिल गए हैं, चारों तरफ सुगंधित वातावरण हो गया है, ऐसे फागुन मास की जो शोभा है वो अट नहीं रही है, समा नहीं रही है। तो क्या है, घर कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कवि कह रहा है कि शोभा इतनी अधिक है
कि उसकी सुगंध हमारी सांसों में और हमारे घर में भर गई है। उड़ने को तुम नभ पर कर देते हो। कवि कह रहा है मन जो है वो कल्पना के पंख लगाकर उड़ने को व्याकुल है, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि कह रहा है मैं इस सुंदरता पर से आँख हटाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आँखें हट नहीं रही हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि जब सर्दी की ऋतु समाप्त हो जाती है, फरवरी मार्च का महीना आ जाता है, बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है, तो चारों तरफ प्रकृति जो है वो हरी भरी हो जाती है। तरह तरह के फूल बाग बगीचों में खिल जाते हैं। सर्दियों के कारण जो पक्षी छिप गए थे वो भी घोंसले आकर बनाना शुरू कर देते हैं, पेड़ों पर बैठकर चहचहाना शुरू कर देते हैं, और उसी सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इस पर आधारित प्रश्न इस प्रकार हैं। यह किस समय की शोभा है जिससे कवि की आंख हटने पर भी नहीं हटती? संक्षेप में बताइए। तो ये फागुन मास की शोभा है। समस्त वातावरण सौंदर्य से भर गया है और उस सुंदरता से कवि की आंखें ही नहीं हट रही, वो निरंतर इस सुंदरता को निहारते रहना चाहता है। दूसरा प्रश्न है फागुन में कौन सी ऋतु होती है और उसकी क्या विशेषताएं हैं? दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो फागुन जो है वो वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूल जो हैं उनकी सुंदरता देखते ही बनती है। चारों ओर मस्त धीमी हवा चलती है, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देता है और भीनी भीनी सुगंध वातावरण को मस्ती से भर देती है। मानव के तन पर फागुन की आभा का क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है बेटे? सर्दी में हम हर समय ठंड से ठिठुरते रहते हैं, लेकिन जब सर्दी समाप्त होने को होती है, गर्मी अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई होती, तो वातावरण कैसा होता है? बड़ा ही पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। चारों तरफ मस्ती छा जाती है और लोगों का मन प्रसन्नता से भर जाता है। इसी प्रसन्नता का वर्णन कवि ने यहाँ पर भी किया है। अगली पंक्तियाँ हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो पत्तों से लदी डाल, पत्तों हरी भरी पत्ते जो हैं वो डालों पर आ गए हैं। पतझड़ का मौसम ख़त्म हो गया है। कोमल नए पत्ते जो हैं उनसे पेड़ों की डालें जो हैं वो भर गई हैं। कहीं हरी कहीं लाल, पत्तियां कैसी हैं? कहीं लाल रंग के फूलों की शोभा झलक रही है, कहीं हरी पत्तियां दिखाई पड़ रही हैं। कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल, इतने फूल खिल गए हैं, ऐसे लग रहा है हर डाली ने अपने गले में फूलों के हार पहने हुए हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कह रहा है चारों तरफ फागुन का वसंत की शोभा सुंदरता फैली हुई है और वो सुंदरता समा नहीं रही है, चारों तरफ दिखाई दे रही है और कवि का मन भी इस सुंदरता को देखकर प्रसन्न हो रहा है। अब इन पंक्तियों पर आधारित कुछ प्रश्न हम देखते हैं। फागुन में पेड़ पौधों की डालियाँ कैसी प्रतीत हो रही हैं? तो फागुन में पेड़ पौधों की डालियाँ हरी भरी पत्तियों से लदी हुई हैं, वे कहीं हरी हैं तो कहीं लाल। इस कविता के कवि का नाम लिखिए। तो कविता का नाम है अट नहीं रही है और कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है फागुन ऋतु में वृक्षों के गले में पड़ी फूल माला की विशेषता बताइए। तो फागुन मास की वसंत ऋतु में वृक्षों के गले में फूलों की माला पड़ी प्रतीत हो रही है। डालियों पर खिले फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे वृक्ष के गले में फूल माला पड़ी हो। यह फूल माला से भीनी भीनी सुगंध आ रही है। इस माला के फूल लाल रंग के हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले भावार्थ में भी बताया कि पेड़ों की डालें फूलों से इतनी भरी हुई हैं कि ऐसे लग रहा है कि पेड़ों की डालियों ने मानो फूलों के हार पहने हुए हैं। तो इस तरह से बच्चों एग्ज़ाम में आपको पैराग्राफ दिए जाएंगे और उन पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाएंगे। आपको काव्यांशों को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो इस वीडियो में इन दोनों कविताओं को आपने समझा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में ऋतुराज की कविता
कन्यादान पर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।